हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो तत्वों के निष्कर्षण वाले चैप्टर हैं उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो बारी बारी से शुरू करते हैं। क्वेश्चंस की बारी है क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में उपयुक्त होता है। जब आप किसी धातु के ऑक्साइड का प्रगलन करवाते हो तो उस प्रगलन विधि में उस धातु के ऑक्साइड का अपचयन होगा। तो अपचयन किसकी उपस्थिति में होगा और किसके साथ अपचयन होगा, आपको ये बताना है। तो ध्यान देना, इसमें सबसे जरूरी बात है कि प्रगलन वह प्रक्रिया होती है जब किसी धातु के ऑक्साइड को अभिक्रिया करवाते हो उच्च ताप पर। किसी धातु के ऑक्साइड को उच्च ताप पर कार्बन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हो यानी गर्म करते हो तो वो धातु के ऑक्साइड अपचयित होकर शुद्ध धातु बना लेता है। इसी प्रक्रिया को आप किस नाम से जानोगे? प्रगलन के नाम से जानोगे। तो ये है आपके धातु के ऑक्साइड। जब धातु के ऑक्साइड के अपचयन में उपयुक्त क्या होगा? तो इसमें उपयुक्त होंगे आपके कार्बन। राइट आंसर क्या है इसके? कार्बन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम प्रगलन के बारे में जब प्रगलन का डिफिनेशन को डिफाइन कर रहे थे तो उसमें भी ये बातें हम बताए थे कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं कि प्रगलन क्या होता है कि जब किसी धातु के ऑक्साइड का अपचयन करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर जब इसको गर्म करते हैं तो प्रगलन होती है यानी अपचयित हो जाती है और वह विधि प्रगलन कहलाती है। लेकिन किसके साथ करवाना है? तो कार्बन के साथ करवाना है। ये आपको आंसर में बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैलेना निम्न में किसका अयस्क होता है? देखिए, गैलेना सल्फाइड अयस्क है। गैलेना कौन सा अयस्क है? सल्फाइड। गैलेना होता है सल्फाइड अयस्क और जो गैलेना है वो सीसा का अयस्क होता है। और सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पीबी। सीसा का पीबी। गैलेना निम्न में किसका अयस्क होता है? पीबी का। और गैलेना का फॉर्मूला क्या होगा? गैलेना का फॉर्मूला होगा पीवीएस। क्लियर है? गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? पीवीएस। और ये सीसा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण आप किस विधि से करोगे? यानी जब कोई सल्फाइड अयस्क है तो उसका आपको सांद्रण कराना है तो उसमें किस विधि द्वारा उसका सांद्रण करोगे? तो 2-3 विधि हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट 3 विधि है। एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जिसमें ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण होता है। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि जिसमें फेरोमैग्नेटिक अयस्कों का सांद्रण होगा। और तीसरा है फेन उत्प्लावन विधि। और इसी फेन उत्प्लावन विधि से हम सभी सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस के अनुसार है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होगा? तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण अपन फेन उत्प्लावन विधि से करेंगे। विद्युत विच्छेदन सांद्रण का कोई विधि नहीं है, भर्जन भी सांद्रण का विधि नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? अब ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से बताना है कि कौन जिंक का अयस्क नहीं है। तो बारी बारी से ऑप्शन देख लो। जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला होता है जेडेनएस जो कि जिंक का सल्फाइड अयस्क है। कैलेमाइन। कैलेमाइन का फॉर्मूला होता है जिंक का कार्बोनेट ZnCO3 जो कि कार्बोनेट का अयस्क है जिंक वाले का। जिंकाइड का फॉर्मूला होता है ZnO जो कि जिंक का ऑक्साइड अयस्क है। और बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। ये किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो इसमें से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? आपके आंसर सही क्या होंगे? डी नंबर ऑप्शन। ये बॉक्साइड जिंक का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बात्य भट्टी में निम्न किस धातु के ऑक्साइड का अपचयन होता है? बात्य भट्टी की अगर बात करो तो बात्य भट्टी का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमको लोहे के निष्कर्षण करना होगा। और लोहे के निष्कर्षण हम एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य अयस्क जो लोहा का होता है जिसका नाम है हेमेटाइट और उसका फॉर्मूला होता है Fe2CO3। हम उसी हेमेटाइट के अयस्क से लोहे का अपन निष्कर्षण करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि बात्य भट्टी में निम्न किस धातु ऑक्साइड का अपचयन होगा? कौन से धातु के ऑक्साइड होंगे जिसको अपन बात्य भट्टी में अपचयन करवाते हैं? तो बात्य भट्टी में लोहे का निष्कर्षण होता है। बात्य भट्टी का जो प्रोसेस होता है उसमें अपन लोहे के निष्कर्षण करवाते हैं यानी आयरन का निष्कर्षण करवाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड वाला आंसर नहीं होगा। ये बी नंबर ऑप्शन आपका है आयरन के ऑक्साइड। यानी बात्य भट्टी में अपन आयरन के ऑक्साइड को हम अपचयन करवाते हैं। क्लियर है? किसकी उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे? तो कार्बन की उपस्थिति में अपन अपचयन करवाएंगे। क्लियर है? 6 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है?
तो आप अयस्क और खनिज के बारे में डिफिनीशन को पढ़ चुके हो कि अयस्क वो चीजें होती है जो आसानी से मिल जाए और कम खर्च में मिल जाए, उसको अपन अयस्क बोलेंगे। और खनिज वो चीजें होती है जो संयुक्त अवस्था में, अधिकांश धातुओं के अयस्क जो संयुक्त अवस्था में होती है उसे अपन खनिज के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन से निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आप पढ़ लो कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या सभी जितने भी प्रकार के आपके पास अयस्क हैं वो सारे के सारे को आप खनिज बोल सकते हो? तो बिल्कुल बोल सकते हो। सारे अयस्क क्या होंगे? खनिज। ऑप्शन नंबर ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क बिल्कुल नहीं होते हैं, और सभी क्षार भस्म नहीं है। सभी क्षार तो भस्म ही है। डी नंबर ऑप्शन सही, ये तो होगा ही नहीं। तो ये राइट आंसर ए नंबर, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉपर धातु का शोधन निम्न में किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर आपके पास अगर धातु होगा, जब कॉपर के डिस्कशन करोगे है ना Cu2S से, तो कॉपर जब आपको मिलेगा तो पहले उस कॉपर का शोधन करना होगा, यानी कॉपर को शुद्ध करना होगा। तो कॉपर को शुद्ध किस विधि से करोगे? तो उसमें आप कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, यानी विद्युत विच्छेदन करवाओगे, तब आपको जाके प्योर कॉपर मिलेगा। तो कॉपर का जो शोधन होगा, जो कॉपर की शुद्धता करोगे आप, ये किस विधि से करोगे? तो ये असर होगा आपके वैद्युत अपघटनी शोधन। तो शोधन की जो विधि होती है वैद्युत अपघटनी शोधन, इस विधि से हम कॉपर के धातु का शोधन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोहे के मुख्य अयस्क निम्न में कौन कौन है? तो लोहे के मुख्य अयस्क मेनली 3 होते हैं, जो 2 सबसे ज्यादा मुख्य होते हैं, एक हेमेटाइट, एक मैग्नेटाइट। लेकिन एक सीडेराइट नाम का अयस्क है, ये भी लोहे का ही अयस्क है। तो ये ऑप्शन के अनुसार कि लोहे के मुख्य अयस्क निम्न में कौन कौन होंगे? लोहे के मुख्य अयस्क हेमेटाइट भी होंगे, मैग्नेटाइट भी होंगे और सीडेराइट भी होंगे, यानी 3 ऑप्शन सही है। ये डी नंबर ऑप्शन इसका लोहे के मुख्य अयस्क में कौन सा होगा? और, यानी ये सारे के सारे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, किसी धात्विक अयस्क को जब हवा की अधिकता में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। अगर कोई धातु का अयस्क है, जिंक का अयस्क हो जाए, कैल्शियम का अयस्क हो जाए, कॉपर का हो जाए, लोहा का हो जाए, किसी भी धातु का अयस्क हो जाए, अगर उस अयस्क को हवा की अधिकता में, यानी हवा की उपस्थिति में, जब उस अयस्क के द्रवणांक बिंदु से कम ताप पर जब उसको हीट करोगे तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो सिंपल सी बात है, हवा की उपस्थिति में जब द्रवणांक से कम बिंदु पर उसको गर्म करेंगे तो वह प्रक्रिया भर्जन या जारण कहलाएगी। और हवा की अनुपस्थिति में जब उसको द्रवणांक से कम बिंदु पर गर्म करेंगे तो वह प्रक्रिया निस्तापन कहलाएगी। तो ये ऑप्शन के अनुसार, ये किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता मतलब हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर जब गर्म किया जाता है तो उसे आप क्या कहते हो? उसे आप भर्जन कहते हो। भर्जन कहते हो या तो फिर जारण कहते हो। निस्तापन आप किसको कहोगे? निस्तापन उसको कहोगे कि जब किसी धात्विक अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। प्रगलन आप किसको कहोगे? प्रगलन जब धातु के ऑक्साइड अयस्क को उच्च ताप पर कार्बन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो धातु का ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है, तो वह प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। तो प्रगलन तो नहीं होगा, ये बी नंबर ऑप्शन भर्जन होगा इसका। क्लियर है बातें? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में, सिनेबार। सिनेबार निम्न में किसको कहा जाता है? सिनेबार जो अयस्क होता है ये सीसा का अयस्क है। सिनेबार सॉरी मरकरी का अयस्क है सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? तो होता है मरकरी का, और मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg। मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है? Hg। और मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव्य अवस्था में होता है, जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो यहां से सिनेबार की बात कर लो, तो सिनेबार निम्न में किसे कहा जाता है? तो सिनेबार मरकरी का अयस्क है, और मरकरी इन चारों में ऑप्शन कौन होंगे? तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी Hgs। सिनेबार का सूत्र क्या होगा? Hgs। और ये सिनेबार किसका अयस्क होता है? ये पारा का अयस्क है। किसका? पारा का अयस्क होता है। ठीक है, यानी मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। PbS ये गैलेना है, और ये सीसा का अयस्क होता है। ZnS ये जिंक ब्लेड है, ये जिंक का अयस्क होता है। AgS ये आर्जेंटाइट है, ये चांदी का अयस्क होता है। क्लियर है बातें? अब आ जाओ अगले सवाल पे। गैलेना, गैलेना जो कि फॉर्मूला जिसका होता है PbS, इस गैलेना अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा अपन करेंगे, यानी किस विधि द्वारा गैलेना का सांद्रण किया जाता है? तो आप 3 विधि अयस्कों के सांद्रण के बारे में जानते हो।
गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जिसमें केवल और केवल ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण होगा। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि जिसमें केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक अयस्कों का सांद्रण होगा। और तीसरा है आपके फिन उत्प्लावन विधि जिसमें केवल और केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होगा। तो इसमें क्वेश्चंस के अनुसार है कि गैलेना, और गैलेना का फॉर्मूला होता है पीवीएस यानी लेड सल्फाइड यानी पीवीएस। ये जो पीवीएस है ये कौन सा अयस्क है? ये सल्फाइड है ना, ये सल्फाइड अयस्क है। और इस सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करोगे? तो फेन उत्प्लावन विधि से करोगे। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण अपन किससे करेंगे? फेन उत्प्लावन विधि से करेंगे। तो 11 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट जो कि कॉपर का अयस्क होता है, ये एक कॉपर का सल्फाइड अयस्क होता है। तो कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2, कॉपर पायराइट। क्लियर है बातें? अब यहां से क्वेश्चन आ जाओ 13 नंबर पे। भूपट्टी, भूपट्टी की अगर बात करो तो भूपट्टी यानी जमीन के अंदर से जो हमको अयस्क मिलता है ना, जब जमीन को हम खोदते हैं तो उसके नीचे से जो अयस्क अपन निकालते हैं उसको बोलते हैं भूपट्टी। तो भूपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन होगा? सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व आपके इसमें क्या होंगे? एल्युमिनियम होंगे। कौन से होंगे? एल्युमिनियम। सॉरी, ये क्वेश्चंस गलत है। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन? सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु, अगर धातु की बात करो तो सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाएगा? तो एल्युमिनियम पाया जाएगा। क्लियर है बातें? भूपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। अगर तत्व की बात होगी कि आपको यह बताना है कि भूपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन होगा, तो उसका नाम है ऑक्सीजन। क्लियर है? उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। भूपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन और धातु में एल्युमिनियम। ये आपका 14 नंबर सवाल है। मैलाकाइट, मैलाकाइट किसका अयस्क होता है? तो मैलाकाइट लोहा का नहीं होता है, जिंक का नहीं होता है, सिल्वर का नहीं होता है। मैलाकाइट कॉपर का अयस्क होता है। मैलाकाइट किसका अयस्क होता है? कॉपर का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सा धातु ऐसा होता है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में? मुक्त अवस्था कहने का मतलब है कि जिसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। यानी अगर उसको आप हवा में लाके रखोगे, यानी सोने को ऐसे खुले आसमानों के नीचे लाके अगर रख दो तो उस सोने में नमी भी आएगी, धूलकण भी आएंगे, उस सोने में बारिश की बूंदें भी आएगी, सूरज की प्रकाश की किरणें भी आएगी, लेकिन वो सोना अभिक्रिया नहीं करेगा, इन सारी चीजों से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। यानी वो सोना फ्री स्टेट में रहेगा, मुक्त अवस्था में रहेगा। तो वैसी धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो उसका नाम क्या है? सोना। चांदी नहीं होंगे, लोहा नहीं होंगे और हीरा भी नहीं होंगे। हीरा तो फ्री स्टेट में नहीं होता है। लोहे की अगर बात करो, हीरा अगर फ्री स्टेट में अगर हुआ भी तो हीरा धातु तो है नहीं। अब लोहे की बात करो तो लोहा को जब यूं ही खुले आसमानों के नीचे रखो तो उस लोहे के ऊपर नमी भी आएगी, धुलकन भी आएंगे और सूरज की किरणें भी आएगी, साथ में बारिश की बूंदें भी अगर आएगी तो वो लोहा क्या करेगा? तुरंत अभिक्रिया कर लेगा और उस लोहे के ऊपर एक ऑक्साइड का परत बन जाएगा, जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं कि लोहे पे जंग लगना मतलब उस लोहे पे ऑक्साइड का परत उपस्थित हो जाना। तो लोहा की क्रियाशीलता अधिक होती है, ये लोहा तुरंत अभिक्रिया कर लेगा इन्वायरमेंट में। चांदी भी अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन सोना फ्री स्टेट में पाया जाता है और ये सोने अभिक्रिया आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तत्वों के निष्कर्षण के। तो इस चैप्टर का आपको पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा सारे 5 नंबर के क्वेश्चंस और 2 नंबर के क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव आपके पास इस वीडियो में है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।